Hello learners, in this session we will discuss about halogen derivatives of hydrocarbon, that is haloalkanes or alkyl halides part 1. We will start with introduction of haloalkanes. After that we will discuss about classification of halogen derivatives, monohalogen derivatives of alkane, then nomenclature, isomerism, and general method of preparation of alkyl halide. Structure of haloalkanes, physical properties of haloalkanes, then chemical properties of haloalkanes. In chemical property, mainly discussion about substitution reactions. After that, we will discuss about elimination reaction, then uses of alkyl halide, and in last, we will discuss about lab detection of alkyl halide. Now, what is haloalkanes? Haloalkanes क्या होते हैं? Haloalkanes वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हैलोजन और हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं। हैलोजन अर्थात एक्स मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ भाग। हाइड्रोकार्बन की एक या अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करने पर हैलोएल्केन्स बनते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला RX होता है। यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं, जो ग्रीन एटम है वो हैलोजन परमाणु है और इसका बाकी जो भाग है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट है। इस पूरे लेसन को पढ़ने के बाद हम क्या-क्या सीखेंगे? इस लेसन को पढ़ने के बाद हमको हैलोजन कंपाउंड के बनाने की सामान्य विधियां, उनकी सामान्य भौतिक और रासायनिक गुण, उनके सामान्य उपयोग और लास्ट में हम देखेंगे कि उनको लैब में हम कैसे पहचानते हैं। Now, we come to the classification of halogen derivatives. Halogen compounds are mainly classified into two parts. Halogen यौगिकों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड और दूसरे हैं एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। यहाँ हम केवल एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स वो यौगिक होते हैं जो कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पार्ट के हाइड्रोजन एटम को हैलोजन से प्रतिस्थापित करने पर बनते हैं। हाइड्रोकार्बन पार्ट के प्रकृति के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हैलो एल्केन्स, नंबर 2 हैलो एल्कीन्स, नंबर 3 हैलो एल्काइंस। हैलो एल्केन्स ये जो कंपाउंड होते हैं हैलो एल्केन्स, ये दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं। इनका हाइड्रोकार्बन पार्ट एल्केन अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है और हाइड्रोकार्बन पार्ट की हाइड्रोजन को हैलोजन से प्रतिस्थापित करने पर बनते हैं। हैलोजन परमाणु की संख्या 1, 2, 3 या 4 तक हो सकती है। उस आधार पर इन्हें मोनोहैलोजन कंपाउंड, डायहैलोजन कंपाउंड, ट्राइहैलोजन कंपाउंड एंड टेट्राहैलोजन कंपाउंड में डिवाइड किया जाता है। Haloalkenes or alkynyl halides. These are the compounds obtained by replacement of hydrogen atom of alkene by halogen atom. For example, haloethene. ये वो कंपाउंड होते हैं जो कि एल्कीन की हाइड्रोजन को हैलोजन से प्रतिस्थापित करने पे बनते हैं। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, इथीन का एक हाइड्रोजन हैलोजन से प्रतिस्थापित होकर हैलोइथीन बन रहा है। यह हैलोएल्कीन का एग्जाम्पल है। नंबर 3 हैलोएल्काइंस और alkynyl halides. These are the compounds obtained by replacement of hydrogen atom of alkyne by corresponding number of halogen atom. For example, 1 halo prop 1 ine. In this example, you see that
alkyne hydrogen of alkyne substituted by halogen atom. मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, ये एल्केन के हाइड्रोजन एटम को हैलोजन से रिप्लेस करने पर बनते हैं। कॉमनली इनको एल्किल हैलाइड्स भी कहा जाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 X होता है, जहाँ पर N नंबर ऑफ कार्बन एटम व X हैलोजन परमाणु को रिप्रेजेंट करता है। X के स्थान पर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को भी लिख सकते हैं। एल्किल हैलाइड को सामान्य सूत्र RX से भी दिखाया जाता है, जहाँ पर R एल्काइल ग्रुप है और X हैलोजन एटम है। फॉर एग्जाम्पल, मीथेन का एक हाइड्रोजन हैलोजन से प्रतिस्थापित करने पर CH3X अर्थात मैथिल हैलाइड बनता है। X के स्थान पर यदि हम क्लोरीन यूज करते हैं तो मैथिल क्लोराइड फॉर्मूला बनता है। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव को आगे क्लासिफाइड प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मोनो हैलोजन कंपाउंड में किया गया है। यह क्लासिफिकेशन हैलोजन एटम का ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन एटम के जुड़ने के आधार पर किया गया है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड, जिसमें हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, जिसमें हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। एवं टर्शरी एल्किल हैलाइड, जिसमें हैलोजन एटम टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन्स। हैलोएल्केन्स का नामकरण दो पद्धतियों में किया जाता है। पहली है सामान्य पद्धति यानी कॉमन नेम सिस्टम। दूसरी है IUPAC पद्धति, जिसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए कुछ नियम को फॉलो करना होता है। IUPAC पद्धति में हैलोजन के लिए हैलो प्रीफिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के आगे लगाया जाता है, जैसे क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो आदि। सामान्य सूत्र इनका RX होता है, जिसके लिए IUPAC सिस्टम में हैलो एल्केन लिखा जाता है। IUPAC में किसी लॉन्ग चेन वाले हैलो एल्केन्स का नाम लिखने के लिए सबसे पहले पेरेंट हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। अब इस चेन के कार्बन एटम का नंबर उस एंड से देना शुरू करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन एटम की है और क्लोरीन सेकेंड कार्बन पर है, इसलिए नंबर यहाँ से देना शुरू करेंगे जहाँ से क्लोरीन को छोटा नंबर मिले। अतः इसका नाम 2-क्लोरोब्यूटेन होगा। हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट के नाम को पेरेंट हाइड्रोकार्बन के नाम के आगे मेन चेन में पोजीशन के साथ लिखते हैं। जैसे कि इस कंपाउंड में हमने हैलोजन की पोजीशन को 2 और फिर पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम उसके साथ जोड़कर 2-क्लोरोब्यूटेन लिखा हुआ है। कुछ हैलोजन डेरिवेटिव्स के नाम नीचे टेबल में दिए गए हैं, उनके कॉमन नेम और IUPAC नेम के साथ। जैसे कि सबसे पहला हैलोजन कंपाउंड CH3Cl यानी मैथिल क्लोराइड, जिसका कॉमन नेम मैथिल क्लोराइड है और IUPAC नेम क्लोरोमीथेन है। Now we discuss about the isomerism in alkyl halide. Alkyl halide shows three types of isomerism. Number 1, chain isomerism या श्रृंखला समावयवता। इस प्रकार की समावयवता में आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, परंतु मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, C4H9Cl के दो श्रृंखला समावयवी हैं। नंबर 1 क्लोरोब्यूटेन, इसमें मेन चेन में 4 कार्बन है। नंबर 2 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, इसमें मेन चेन में 3 कार्बन एटम हैं।
दूसरे प्रकार की समव्यता पोजीशन आइसोमेरिज्म अर्थात स्थान समव्यता है। इस प्रकार की आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं, परंतु मेन चेन में हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट होती है, अर्थात हैलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन दोनों एक दूसरे के स्थान समावयवी हैं, क्योंकि 1 क्लोरोब्यूटेन में हैलोजन एटम फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि 2 क्लोरोब्यूटेन में हैलोजन का एटम सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है। तीसरे प्रकार की आइसोमेरिज्म है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। इस तरह की आइसोमेरिज्म केवल वही एल्किल हैलाइड शो करते हैं जिनमें कि किरैल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। किरैल कार्बन को हम स्टार लगाकर दर्शाते हैं। किरैल कार्बन एटम वह होता है जिसमें कि किरैल कार्बन से या किरैल सेंटर से कि चारों संयोजकताओं से चार अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि इस फिगर में दिखाया हुआ है कि किरैल कार्बन से चार अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस तरह के कार्बन एटम वाले कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इनके दो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, एक डी फॉर्म और दूसरा एल फॉर्म, जो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है, परंतु स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। Now we discuss general method of preparation of alkyl halide. Alkyl halide बनाने की सामान्य विधियाँ। वैसे तो alkyl halide बनाने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं, परंतु यहाँ पर हम कुछ मुख्य विधियों का ही वर्णन करेंगे। जैसे कि नंबर 1 फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से alkyl halide आसानी से बनाए जा सकते हैं। इस विधि में अल्कोहल के हाइड्रोक्सी ग्रुप को किसी हैलोजिनेटिंग रिएजेंट से सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। जैसे कि हैलोजिनेटिंग रिएजेंट हम PCl5, PCl3, SOCl2 आदि उपयोग कर सकते हैं। जैसा रिएक्शन में दिखाया हुआ है कि अल्कोहल जब PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तो इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप हैलोजन से सब्स्टिट्यूट होकर एल्किल हैलाइड फॉर्म करता है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन। हाइड्रोजन हैलाइड्स HCl, HBr, HI एल्कीन के साथ रिएक्शन करके एडिशन प्रोडक्ट मोनोहैलोजन कंपाउंड फॉर्म करते हैं। यह एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकॉफ के नियम को फॉलो करती है। मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार जब भी एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होता है तो जुड़ने वाले पार्ट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैच होता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होती है। इस नियम के अकॉर्डिंग यदि हम प्रोपीन पर HCl का एडिशन करते हैं तो HCl का नेगेटिव पार्ट प्रोपीन के सेकेंड कार्बन अर्थात CH पर ऐड होगा, क्योंकि इस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। इसलिए इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट 2 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होगा, जो कि 80% बनता है। परंतु HBr के साथ यदि यही रिएक्शन हम परऑक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं, यानी परऑक्साइड की उपस्थिति में करते हैं, तो मेजर प्रोडक्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन के स्थान पर 1 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है। यह रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है। एल्केन के हैलोजिनेशन से भी एल्किल हैलाइड प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि मीथेन का क्लोरीन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में हैलोजिनेशन करने पर मीथेन का एक एक हाइड्रोजन एटम क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट होकर पहले मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो और टेट्राक्लोरो कंपाउंड बनाता है। यह अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ भी हो सकती है, परंतु फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने में आसानी से नहीं हो पाती, क्योंकि वह एक्सप्लोजिव नेचर का रिएक्शन होता है। इसके लिए हमको फ्लोरीन को किसी इनर्ट गैस के साथ पहले डाइल्यूट करना होता है। आयोडीन के साथ रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, अतः रिएक्शन पूरी होने में मुश्किल जाती है। इसके लिए हमको
आयोडाइड प्राप्त करने के लिए आयोडिक अम्ल का उपयोग करना पड़ता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर सॉल्ट की ब्रोमीन के कार्बन टेट्राक्लोराइड में बने हुए विलेन के साथ आश्रित करने पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। Now we discuss the structure of haloalkanes. In alkyl halide, carbon halogen bond is sigma bond. यह सिग्मा बॉन्ड कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का हैलोजन के p ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। यदि हैलोजन एटम असंतृप्त कार्बन यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है तो कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैलोजन के p ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड में भी कार्बन हैलोजन के बीच sp2 कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल और हैलोजन का p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर नेचर का होता है क्योंकि कार्बन और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। हैलोजन एटम हमेशा कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। इस कारण कार्बन हैलोजन के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन स्लाइटली हैलोजन एटम की तरफ शिफ्टेड होते हैं। इस कारण हैलोजन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और यह पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के कारण कंपाउंड में डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है जो कि इसकी बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। इस पोलर नेचर के कारण हैलोजन कंपाउंड हाईली रिएक्टिव होते हैं। Physical properties of haloalkanes. Some important physical properties of alkyl halides are given below. Alkyl halide के कुछ भौतिक गुण निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था। एल्किल हैलाइड के लोअर मेंबर अर्थात जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है कलरलेस गैसेस होते हैं और C18 तक के हैलोजन कंपाउंड स्वीट स्मेलिंग ऑयली लिक्विड होते हैं। हायर मेंबर्स यानी कि जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 18 से अधिक होती है वे सॉलिड्स होते हैं। नंबर 2 बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट इनका नॉर्मल एल्केन के कंपैरिजन में एल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है क्योंकि इनका नेचर पोलर होने के कारण। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के साथ इंक्रीज होता जाता है और एल्किल हैलाइड्स में यदि कार्बन चेन में ब्रांचिंग बढ़ती है तो फिर इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। नेक्स्ट इज solubility. In alkyl halides are insoluble in water because there is no hydrogen bond present in alkyl halide with water. एल्किल हैलाइड पानी में अघुलनशील होते हैं क्योंकि वे सामान्यतः पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, परंतु एल्किल हैलाइड अल्कोहल, ईथर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। Now we discuss chemical properties of haloalkanes. Haloalkanes mainly gives nucleophilic substitution and elimination reaction. हैलोएल्केन्स मुख्यतः न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन और एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि विलोपन अभिक्रियाएं देते हैं। वैसे तो ये बहुत सारी अभिक्रियाएं देते हैं परंतु इस लेसन में हम मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के द्वारा होती है। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स जनरली सभी नेगेटिव आयंस होते हैं
और वे स्पीशीज होती हैं जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैलोजन कंपाउंड आसानी से क्यों देते हैं? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड का पोलर नेचर है। हैलोजन के अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण वह आसानी से न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट उसके ऊपर अटैक कर सकता है। सेकेंडली, हैलाइड आयन एक वीक बेस होता है, अर्थात जब एल्किल हैलाइड पर ऐसा नेगेटिव आयन अटैक करता है जो कि हैलोजन से स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो वह हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करके उसके स्थान पर आ जाता है। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन एटम पर अटैक करता है और हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करके उसके स्थान पर आ जाता है। नाउ यहाँ हमने कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल दिए हुए हैं। हियर alkyl halide react with nucleophile यानी negative ion, then RNU and some compound is formed. Here is some example of nucleophilic substitution reaction in which nucleophiles are these and the compounds are these. Now we discuss the mechanism of nucleophilic substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो प्रोसेस होती हैं। नंबर 1, कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, देन कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म होता है। यह प्रोसेस दो तरह से पूरी हो सकती है, वाया SN2 मैकेनिज्म और वाया SN1 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर, SN1 mechanism means substitution nucleophilic unimolecular. The term bimolecular and unimolecular related with the number of molecules involved in rate determining step of the reaction. अर्थात अभिक्रिया के गति निर्धारक पद में जितने अणु भाग लेते हैं वह उस अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी यानी कि अणुकता कहलाती है। यदि अभिक्रिया के गति निर्धारक पद में दो अणु भाग लेते हैं तो वह रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर होती है, और एक अणु भाग लेता है तो वह रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर होती है। Now we discuss in detail SN2 mechanism of the reaction. SN2 mechanism of the reaction, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसका टिपिकल एग्जांपल ब्रोमो इथेन की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पर इथेनॉल फॉर्म होता है। इथेनॉल फॉर्म होने की प्रोसेस जो है वह SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। इस SN2 मैकेनिज्म में पूरी रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरी होती है, अर्थात बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग एक साथ ही होता है। Here we show the typical example of SN2 reaction. In this reaction, reagent is aqueous solution of sodium or potassium hydroxide. Aqueous solution is important because in alcoholic solution, substitution uh, replaced by elimination reaction. इस अभिक्रिया में एक्वस सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होना जरूरी है। यदि हम एक्वस की जगह अल्कोहलिक सोल्यूशन उपयोग करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन की जगह पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। नाउ इस रिएक्शन में प्रोडक्ट अल्कोहल फॉर्म होता है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। इक्वेशन शो हियर एथिल ब्रोमाइड प्लस NaOH aqueous alcohol plus NaBr. Alcohol is the main product of the reaction. Here the mechanism of the reaction shown by this here. Hydroxide ion attacked on carbon atom which is attacked by bromide ion. Now transition state is formed and the breaking of bond and making of bond occur simultaneously. Then leaving group is bromide ion and attacking group is hydroxide ion attached here. Now in this reaction it is important that inversion of configuration is occur. Bromide ion left
from this side and hydroxide ion attached just opposite side of this. In this reaction, generally primary alkyl halide and secondary alkyl halide show substitution nucleophilic reaction via SN2 mechanism, whereas tertiary alkyl halide show substitution nucleophilic reaction via SN1 mechanism. The above reaction has been found to be follow second order kinetics, which means that the rate of reaction is proportional to the concentration of both alkyl halide and hydroxide ions. SN2 अभिक्रिया सामान्यतः प्राइमरी और सेकेंडरी अल्किल हैलाइड के द्वारा दी जाती है, जबकि टर्शरी अल्किल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के द्वारा पूरी करते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया की गतिकी देखने पर यह पता चलता है कि SN2 रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें रिएक्शन की जो रेट है वो एल्किल हैलाइड और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अतः यह अभिक्रिया द्विअणु यानी कि बायमॉलिक्यूलर होती है। Now here we show the potential energy diagram for SN2 reaction. In this diagram, energy of the reaction is shown by the graph. Here the reactant, that is alkyl halide and nucleophile, they react to each other. As soon as they get the energy equal to activation energy, they reach to the transition state, and the transition state is the top of the barrier, and here it is transition state is unstable. After some time, the huge amount of energy is released and finally product is formed. Because this reaction is completed in one step, so there is only one energy barrier is here, and this one is the activation energy which is required to activate the molecule, and delta H is the change in enthalpy of the reaction which is released when the product is formed. Now we discuss mechanism of SN1 reaction, that is substitution nucleophilic unimolecular. This is two-step mechanism, and tertiary alkyl halide is the good example of this type of mechanism. In in this mechanism, in the first step, carbon halogen bond break hydrolytically and form intermediate carbonium ion. Formation of intermediate carbonium ion is a slow and rate determining step. In the second step, which is the fast one, the hydroxide ion nucleophile ion attack the alkyl carbonium ion to yield an alcohol. For example, alkaline hydrolysis of tertiary butyl bromide proceed via SN1 mechanism as described below. इस प्रकार की अभिक्रिया में दो पदों में अभिक्रिया पूरी होती है। पहले पद में कार्बन हैलोजन का बॉन्ड विषम विखंडन के द्वारा टूटता है और कार्बोनियम आयन बनता है। कार्बोनियम आयन सेकेंड स्टेप में बेस के द्वारा दिए गए हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि न्यूक्लियोफाइल होता है, उससे अभिक्रिया करके एल्काइल कार्बोनियम आयन से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन को नीचे दिखाया गया है। फर्स्ट स्टेप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट होकर पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। हाइड्रोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इन सेकेंड स्टेप टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड में कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड हाइड्रोलिटिकली ब्रेक होता है और कार्बोनियम आयन फॉर्म होता है। यह टर्शरी कार्बोनियम आयन है। इस टर्शरी कार्बोनियम आयन पर न्यूक्लियोफाइल यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करता है और इस पर जुड़कर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म करता है। कार्बोनियम आयन का बनना इस अभिक्रिया में स्लो स्टेप है।
यानी धीमी गति से पूरा होता है, जबकि कार्बोनियम आयन पर न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना फास्ट अर्थात तीव्र गति से पूरा होता है। अतः इस अभिक्रिया का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन है और इस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 1 है, अतः यह यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। Now, the kinetics of SN1 reaction is this. In the slow rate determining step, only one molecule of alkyl halide is involved, hence the rate at which the alcohol is formed depends upon the only concentration of alkyl halide. It is because OH negative ion is not used during slow step, then the rate of reaction is depends on the concentration of alkyl halide only. That's why the reaction is unimolecular reaction. Here we show the potential energy diagram for SN1 reaction. In this diagram, there is two energy barrier because the reaction is involved two-step process. Here, in, in this stage here, alkyl halide and nucleophile, that is reactant of the reaction, they react with each other and acquire the energy equal to activation energy of the reaction and uh, get the top of the energy barrier. Here it is unstable transition state. Here the carbon halogen bond break hydrolytically and the carbonium ion is formed. As soon as carbonium ion is formed, the energy of the carbonium ion is little less than first energy barrier. Then carbonium ion uh, react with halide ion or nucleophile attack on carbonium ion, the energy little bit increases and the second energy barrier is here. As in the second energy barrier, the alkyl halide and nucleophile reaction of carbonium ion of alkyl halide and nucleophile is here. Then as soon as nucleophile attach to the carbonium ion, the energy of the reaction uh, decreases and the some amount of energy released, then the product is formed. Here in this reaction, two energy barriers is shown because the reaction is two-step process. Now the comparison between SN1 and SN2 reaction. SN1 reaction and SN2 reaction. In SN1 reaction, generally tertiary alkyl halide gives reaction substitution reaction via SN1 mechanism because of some steric hindrance. SN2 reaction generally given by the primary alkyl halide or secondary alkali halide. It is a two-step process. It is a one-step process. First step is a slow and rate determining step. In SN2, only one step and that is the rate determining step. Rate is proportional to the concentration of alkyl halide in SN1 reaction, whereas in SN2 reaction, rate is proportional to the concentration of alkyl halide as well as alkali ion. Then SN1 is unimolecular reaction and SN2 is bimolecular reaction. uh, SN1 reaction is followed by carbocation intermediate formation, whereas SN2 reaction followed by transition state formation. Racemic mixture is formed in SN1 reaction. Walden inversion takes place in SN2 reaction. It is favorable in protic solvent, whereas SN2 reaction is favorable in aprotic solvent. Order of reactivity of halides for SN1 reaction is tertiary is highly reactive, then secondary, then primary is least reactive. Order of reactivity for SN2 reaction is primary is highly reactive, then secondary and tertiary is least reactive. Now we discuss elimination reactions of haloalkenes, that is dehydrohalogenation reaction. Alkyl halides, when boiling with alcoholic AO solution, lose a molecule of halogen acid, that is XX, and form alkenes. This elimination reaction is also known as dehydrohalogenation reaction because in this reaction one hydrogen and one halogen molecule eliminate to form hydrogen halide.
The hydrogen of alkyl halide which is eliminated always comes from the beta carbon atom. That's why it is also known as beta elimination reaction. एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ बॉयल करने पर हाइड्रोजन हैलाइड का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन अभिक्रिया होती है और इसका प्रोडक्ट एल्कीन फॉर्म होता है। हमेशा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बीटा कार्बन से निकलता है, इसीलिए इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। For example, ethyl bromide, here we show, react with alcoholic KOH, then from alpha carbon, bromine, and from beta carbon, hydrogen is eliminated and the double bond is formed, and the ethene is the main product of this reaction, and it is known as beta elimination reaction. In elimination reaction, if alkyl halide having two beta hydrogen atoms, then which one is eliminated? Here, Setzer rule is applied. In such case, if halogen compound has two beta carbon, then the hydrogen of that beta carbon is eliminated, which has least number of hydrogen atoms. For example, in 2-chlorobutane, the here is two beta carbon, one has two hydrogen atom, another has three hydrogen atoms. In this case, according to Setzer rule, the hydrogen of this beta carbon, which has two hydrogen atoms, as eliminated with halogen atom, and 2-butene is the major product of this reaction. यदि विलोपन अभिक्रियाओं में दो बीटा कार्बन एल्किल हैलाइड में प्रेजेंट होते हैं तो हमेशा उस बीटा कार्बन की हाइड्रोजन रिमूव होती है या एलिमिनेट होती है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। फॉर एग्जांपल 2-क्लोरोब्यूटेन में यहाँ दो बीटा कार्बन प्रेजेंट है, एक बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है और दूसरे बीटा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। अकॉर्डिंग टू सेट्जर्फ रूल, सेट्जर्फ नियम के अनुसार हैलोजन के साथ इस बीटा कार्बन की हाइड्रोजन रिमूव होगी जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, अतः 2-ब्यूटीन इसका मेजर प्रोडक्ट होगा और 1-ब्यूटीन इसका माइनर प्रोडक्ट होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन दो मैकेनिज्म से पूरी हो सकती है, E1 और E2 मैकेनिज्म। Now we discuss the mechanism of nucleophilic elimination unimolecular reaction, that is E1 reaction. This type of mechanism followed by tertiary halide and is a two-step mechanism. In the first step, carbon-halogen bond breaks hydrolytically, carbon-halogen bond breaks hydrolytically, forming the intermediate carbonium ion. The formation of intermediate carbonium ion is a slow and rate determining step. In the second step, nucleophiles abstract a proton from carbonium ion to form alkene. Reaction follows the rate law, rate equal to K active concentration of alkyl halide. As the slow rate determining step involves only one molecule or concentration of alkyl halide, the reaction is known as unimolecular reaction. Now, mechanism of elimination nucleophilic bimolecular, that is E2 mechanism. This type of mechanism is generally followed by primary halide and is a one-step mechanism. The attacking of base OH negative removes the proton from beta carbon simultaneously. The halide ion is lost from the alpha carbon and hydrogen is lost from the beta carbon, and the C double bond C bond formed between alpha and beta carbon. Here we show the reaction, that is halogen is eliminated from beta carbon and hydrogen is abstracted by base from alpha carbon and alpha beta double bond is formed. As the slow rate determining step involves two molecules, one is alkyl halide, another is alkali or base, the reaction is known as bimolecular reaction.
We conclude from the two reactions, that is substitution versus elimination, is that it may be of interest to note that the reaction with aqueous KOH leads to the substitution, whereas reaction with alcoholic KOH leads to the elimination reaction. In aqueous solution, base ionizes to give OH negative ion, which is act as a nucleophile and bring about the substitution reaction. The ion formed also get hydrated in aqueous medium. The hydrated ion are unable to abstract a proton from beta carbon. Consequently, elimination does not occur. Now, here are some uses of alkyl halide in our daily life. We see that in industrial purpose and household cleaners, we generally use derivatives of alkyl halide. They are used as generating foam plastic like expanded polystyrene and as monohalogen compounds and small halogen compounds used as solvents for dry cleaning and generally degreasing purpose. In chemical industry, they are used most commonly as solvents. In medicinal purpose, used as anesthetics, that is carbon tetrachloride and chloroform used generally as anesthetic, but it is toxic and carcinogenic. Chlorofluorocarbon is mixed halides sold as halogens. Freons are used as refrigerant and foaming agent. Freon can harm the ozone layer, so they have been replaced by low boiling hydrocarbons or carbon dioxide. Pesticides such as DDT are extremely toxic to insects but not as toxic to mammals. Haloalkanes cannot be destroyed by bacteria, so they accumulate in the soil to a level which can be toxic to mammals, especially humans. Now, how we will detect halogen present in organic compound in laboratory. The presence of halogen in an organic compound is readily detected by Bilstein test. In this test, a small amount of compound is placed on a loop of copper wire and the loop heated in a flame. A green flame is evidence of presence of halogen. In another method, we fused sodium with organic compound and heated the compound, then formed the uh, sodium extract. Then sodium extract heated with silver nitrate solution. If precipitate is formed, then show the presence of halogen. The which halogen is present, uh, we detect from the color of the precipitate. In alkyl halides, benzyl halides and allyl halides, the presence of halogen can be detected by warming the organic compound with alcoholic silver nitrate. The silver halide form can be analyzed further. However, aryl halide and alkynyl halides will not react with alcoholic silver nitrate solution. That's all. Thank you. Look out for the upcoming session for follow-up the chapter.